श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में देख रहे थे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होते हैं? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में अलग से कोई बाहरी सोर्स का हम यूज नहीं करते। बाहरी स्रोत का हम डीसी एक्साइटेशन देने के लिए किसी प्रकार का बाहरी सोर्स का उपयोग नहीं करते हैं, तो हमारे वो कहलाते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड मतलब खुद के द्वारा, खुद के आर्मेचर के द्वारा प्रेरित ईएमएफ का उपयोग करके वो खुद के फील्ड के पोल को एक्साइट करते हैं, तो उस प्रकार के जनरेटर को हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर भी कहते हैं। तो हमने जैसे पिछली क्लास में देखा था, ये हमारा जनरेटर है, इस प्रकार से कुछ हमारा कम्यूटेटर दिखाई देता है हमें, ये शाफ्ट होती है। कम्यूटेटर अलग अलग सेगमेंट में वितरित रहता है, ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर कुछ हमारे कंडक्टर होते हैं, ये हमारे कंडक्टर है, आर्मेचर कंडक्टर है ना। इस पे अपन क्या लगा, कम्यूटेटर पे अपन सोल्डरिंग के माध्यम से कंप्यूटेटर के राइजर में इसके वाइंडिंग के सिरे को सोल्डर कर देते हैं, इस पे लगा देते हैं। इसके बाद हमें इसमें क्या होता है, जनरेटर में हमारे पोल होते हैं, ये पोल होते हैं। इस प्रकार से कुछ पोल होते हैं, एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है। तो हमारे इस प्रकार से कुछ जनरेटर का स्ट्रक्चर रहता है। जब बनाते हैं हम जनरेटर, तो इस प्रकार का कुछ जनरेटर हमारा का स्ट्रक्चर रहता है। तो इसके फील्ड पोल में हम क्या करते हैं, इसके फील्ड पोल में हम बाइंडिंग करते हैं। इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसके फील्ड पोल में हम बाइंडिंग कर देते हैं, और इसमें कम्यूटेटर के ऊपर जो हमारे कार्बन ब्रश लगे होते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर हमारे कार्बन ब्रश लगे होते हैं, ये कार्बन ब्रश है। इससे हमें क्या मिलता है, आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलता है, प्लस माइनस डीसी वोल्टेज मिलता है ना। आउटपुट में कम्यूटेटर से अपन यदि वोल्टेज लेते हैं तो हमें डीसी जनरेटर मिलता है। लेकिन जब इसके फील्ड पोल को हम किसी बाहरी सोर्स से एक्साइटेशन न देके इसके आर्मेचर से ही जोड़ देते हैं, इसके आर्मेचर से ही जोड़ देते हैं, तो इसके आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगी, इसके आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगी, इस प्रकार यहां से करंट, सॉरी अपन ने प्लस यहां पे लिखा, तो इस प्रकार यहां से प्लस वाले इस तरफ से करंट फ्लो होगी। इस पोल को अपन डीसी एक्साइटेशन मिलेगा, ये मैग्नेट बनाएगा, यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होगी, है ना। और करंट इसी मार्ग से निकल के यहाँ पे इस ओर जाएगी, और यहाँ से बाहर निकलेगी और वापस यहाँ पे आ जाएगी, तो ये माइनस सिरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कुछ इसमें आर्मेचर में करंट को, आर्मेचर में हम डीसी करंट को फ्लो करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें फ्लक्स उत्पन्न होती है, फ्लक्स मिलती है ना। पोल एक्साइट होने के बाद ये फ्लक्स बनाते हैं। तो जब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके फील्ड पोल में, इसके फील्ड पोल में एक पॉइंट क्या है अपना, इसके फील्ड पोल में अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है। अपशिष्ट चुंबकत्व, अपशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है, होना अनिवार्य होता है, ठीक है। अपन पिछली क्लास में इसके बारे में देख चुके थे।
अपशिष्ट चुंबकत्व को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसका होना अनिवार्य होता है। ये कितना होता है? ये होता है कुल फ्लक्स का 2% से 5% तक। इसका होना अनिवार्य होता है। यदि अपशिष्ट चुंबकत्व ना हो, अवशिष्ट चुंबकत्व ना हो तो क्या होता है? जनरेटर बिल्डअप नहीं होता है। जनरेटर बिल्डअप मतलब तैयार नहीं होता है। बिल्डअप होना मतलब तैयार होना, है ना। बिल्डअप नहीं होता है, मतलब इसका मतलब क्या है? अर्थात जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता है, ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो अपशिष्ट चुंबकत्व का होना इसमें अनिवार्य होता है। कुल फ्लक्स का 2 से 5% तक इसका अपशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। यदि अपशिष्ट चुंबकत्व ना हो तो जनरेटर बिल्डअप नहीं होता, मतलब ईएमएफ जनरेट नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ भाग है, तो इसके बारे में देखते हैं अपन। एक होता है शंट जनरेटर, दूसरा होता है सीरीज जनरेटर, है ना, तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। तो शंट सीरीज कंपाउंड जनरेटर के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज हमारे पास, हमने बाकी तो इसका कुछ डिटेल हमने पिछली क्लास में नोट कर लिए थे, और जिसने जो वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इससे पहले की क्लास जरूर देख ले, है ना। इससे पहले की क्लास जरूर देख ले, उसमें अपन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में और भी बहुत कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं शंट जनरेटर। तो साइड हेडिंग डाल लो शंट जनरेटर, और जिन्होंने ये पिछली क्लास में नहीं पढ़ा तो ये कम से कम इतना तो नोट जरूर कर ले, है ना। तो अब साइड हेडिंग डालिए आप लोग शंट जनरेटर। ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में अपने ये समझाने के लिए अपन ने डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से ये होता है ना। तो अब हम देखते हैं शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर क्या होता है, इसका डायग्राम यदि हम बनाए तो एक प्रकार से ये हमारा होता आर्मेचर। ये हमारा आर्मेचर हो गया। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है, इसको हम आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको आर्मेचर के हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जब इसको यदि हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर बन जाता है ना। तो यदि फील्ड वाइंडिंग को यदि हम शंट आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ देते हैं तो वह शंट शंट जनरेटर बन जाता है ना। और आउटपुट में हमें यहाँ पे प्लस माइनस हमें वोल्टेज प्राप्त होता है ना, आउटपुट वोल्टेज। और यहां पे यदि हम किसी प्रकार का लोड जोड़ दें, LOAD, किसी प्रकार का हम यहाँ पे लोड जोड़ दें, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लोड जोड़ देते हैं ना। तो ये हमारा डायग्राम बन जाता है शंट जनरेटर का। तब शंट जनरेटर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है अब हम देखते हैं। इसे बोलते हैं अपन शंट क्षेत्र कुंडली। हिंदी में यदि बोलते हैं शंट क्षेत्र कुंडली बोलते हैं। इसका इंग्लिश नाम है शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, इसको इंग्लिश में यदि बोलते हैं तो फील्ड वाइंडिंग बोल देते हैं। अब फील्ड वाइंडिंग इसको बोल दिए तो शंट फील्ड वाइंडिंग ये हो गई। अब इसमें कुछ प्रतिरोध होगा, है ना।
जब कुंडली का इसका कुछ प्रतिरोध होता है तो इसे आर से तो दर्शाते प्रतिरोध को, लेकिन किसका है, शंट फील्ड का है, तो इसको हम आर एस से दर्शाएंगे। और इसका प्रतिरोध होता है उच्च प्रतिरोध, अपन इसके प्रतिरोध को उच्च रखते हैं, है ना, इसका प्रतिरोध उच्च रहता है। यह कितना होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है भाई, ये होता है 50 ओम से 250 ओम तक। ठीक है, यदि हमसे पूछे शंट जनरेटर की शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है, ये होता है 50 ओम से 250 ओम तक होता है। कई बार हमसे इंटरव्यू वगैरह में या डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना, कि कौन सी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है ना, तो शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है। अब यदि ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसका प्रतिरोध हाई है, तो हाई कौन से किस कंडीशन में होगा, एक तो इसमें टर्न अधिक होंगे, अधिक टर्न होंगे, और तार कैसा होगा, पतला होगा, पतला तार। तो इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग को बनाने के लिए हम पतले तार का उपयोग करते हैं और अधिक टर्न का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अधिक टर्न का इस्तेमाल करते हैं और पतले तार का भी उपयोग हम इसमें करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर, तो ये हमारा आर्मेचर है, शंट फील्ड वाइंडिंग है। अब होता क्या है इसमें, हम अब देखते हैं, जब शंट जनरेटर को अपन ने बना लिए, तो शंट जनरेटर को जब यदि हमने बना लिए तो इसका डायग्राम बन गया है। अब आर्मेचर घूम रहा है, इसमें अपशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, इसमें अपशिष्ट चुंबकत्व 2 से 5% होता है, किसमें, फील्ड वाइंडिंग में 2% से 5% तक अपशिष्ट चुंबकत्व होता है, अपशिष्ट चुंबकत्व होता है। तो यह कम मान की वोल्टेज बनाना चालू कर देगा, यह कम वोल्टेज की ईएमएफ प्रेरित करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे ईएमएफ होगी, फ्लक्स होगी, कम होगी, लेकिन ये बनाना स्टार्ट कर देगा। जब ये बनाना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो यहाँ से कौन सी करंट फ्लो होगी, आर्मेचर से फ्लो होगी। तो हमसे यहाँ पे आर्मेचर करंट आई ए से दर्शाते हैं, है ना, आर्मेचर करंट को आई ए से दर्शाएंगे। जब आई ए से दर्शाएंगे तो हम इसमें एक चीज और ये करते हैं कि जब तक पहले जनरेटर ईएमएफ बना के ना देने लगे, जब तक जनरेटर ईएमएफ बना के ना देने लगे, तब तक हम क्या करते हैं, इस स्विच को ऑन नहीं करते हैं, लोड को नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं, यदि हम लोड ईएमएफ बनाने से पहले ही हम यदि इसमें लोड जोड़ देंगे तो यहां से जो आर्मेचर करंट निकलेगी और इधर जो लोड में जाएगी, तो वो लोड में जो करंट जाएगी उसे आईएल से दर्शाएंगे, तो पूरी की पूरी करंट इधर फ्लो होने लगेगी, ना कि इधर फ्लो होगी, है ना। अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं होगी, इसका ये 2 से 5% मतलब जो अपशिष्ट चुंबकत्व रहता है वो उतना ही रहेगा, चुंबकत्व का मान इसमें बढ़ेगा नहीं, है ना, चुंबकत्व का मान बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ से फ्लक्स उत्पन्न होगी नहीं। तो फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे करंट का आना जरूरी है। तो इधर यदि करंट आएगी तो इस करंट को बोलते हैं ISH, मतलब शंट फील्ड करंट, शंट फील्ड करंट बोलते हैं, है ना। तो एक चीज ये हो गया। अब यहाँ पे हम परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देते हैं एक, मतलब फील्ड रेगुलेटर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड रेगुलेटर, इसको बोलते हैं फील्ड रेगुलेटर, फील्ड रेगुलेटर, परिवर्ती प्रतिरोध, इसके मान को कम ज्यादा करके अपन इसके अपशिष्ट चुंबकत्व को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे यदि हमने इसको स्विच को खोला नहीं है, इसको लगाया नहीं है, ये खुला है ना, यदि इसको लगाया नहीं है तो हमारी आईएल इधर फ्लो होगी नहीं,
इधर IL फ्लो नहीं होगी तो जो कम मान की करंट होगी, पहले जो 2 से 5% चुंबक के कारण यहाँ पे बन रही थी, तो वो इधर जाएगी, इधर जाएगी। यहाँ पे हम परिवर्ती प्रतिरोध फील्ड रेगुलेटर से इसका मान हम कम कर देंगे तो करंट हमारी जो ISH है वो यहाँ फ्लो होने लगेगी। और जब यहाँ करंट का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। ये फील्ड करंट का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। और जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर हमारा फुल EMF वोल्टेज हमारा प्रेरित करने लगेगा, फुल EMF हमें मिलने लगेगी। जब वोल्टेज यहाँ पे हमें फुल वोल्टेज मिल जाता है, जैसे हमने यहाँ पे 240 वोल्ट का यदि जनरेटर है, जब तक यहाँ पे 240 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम ये स्विच को नहीं लगाएंगे, और 240 वोल्ट मिल जाएगा तब हम इस स्विच को बंद कर देंगे और लोड को हम सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डीसी शंट जनरेटर काम करता है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है डीसी शंट जनरेटर में, है ना, इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं कुछ करंट का हमें वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है, करंट का मान ज्ञात करनी पड़ती है। तो हम एक चीज ये देखते हैं, यदि यहाँ पे हमें 240 वोल्ट मिल रहा है तो ये इसके आर्मेचर भी इसके समांतर में पैरेलल में है और ये फील्ड वाइंडिंग भी इसकी समांतर में है। तो यहाँ पे भी 240 वोल्ट है तो आर्मेचर में कितना वोल्टेज बनेगा, लगभग 240, है ना। तो यहाँ पे भी 240 होगा, लगभग 240 होगा। लगभग क्यों, क्योंकि आर्मेचर है, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध हमें एकदम कम रहता है, यह है 0.1 ओम से 0.01 ओम से 0.01 ओम से कितना होता है 0.1 ओम तक उसका प्रतिरोध होता है ना, जिसको अपन काय से दर्शाएंगे, RA से। आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा एकदम। हम इसका प्रतिरोध बाइंडिंग में जो भी आर्मेचर करते हैं तो इसका प्रतिरोध कम रखते हैं, तो इसका प्रतिरोध 0.01 ओम से 0.1 ओम तक होगा, तो इसे हम काय से दर्शाते हैं, R ओम से। तो जब यहाँ पे IA होगी और RA होगा तो यहाँ पे I और R क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तो IA और RA क्या, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है IA इंटू RA। अब उसके बाद में फील्ड वाइंडिंग का भी क्या होगा, कुछ प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, RSH हमने 50 ओम से 250 ओम, और करंट आती है इसमें ISH। तो ये इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग में हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा ISH इंटू RSH। ये तो हमारा इसमें फील्ड वाइंडिंग, तो इसके कारण यहाँ पे हमारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कुछ कम मिलता है। सबसे ज्यादा कहाँ वोल्टेज होगा, इसमें आर्मेचर में, क्योंकि इसमें जनरेट हो रहा है ना, इसमें जनरेट हो रहा है तो आर्मेचर जनरेटिंग वोल्टेज सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद कुछ इसमें ड्रॉप होता है फील्ड वाइंडिंग में, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे हमें कुछ ड्रॉप काय में होता है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारा मैकेनिकल लॉस में, मैकेनिकल लॉस में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लॉसेस में। तो लॉस हमारा होता है, इसमें लॉस होता है ना। तो लॉस में इसमें कुछ होता है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इसमें होता है। तो हमें यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे कम वोल्टेज की मात्रा प्राप्त होती है ना। जैसे यदि इसमें लगभग 250 वोल्ट यदि जनरेट करता तो टर्मिनल पे 240 वोल्ट ही मिलेगा। अब ये चीज इतनी समझ गए अपन, तो अब इसे आगे देखते हैं कौन सी चीज को किससे दर्शाए हैं, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो RSH है, RSH है, ये है क्षेत्र कुंडली, शंट क्षेत्र कुंडली इसको बोल सकते हैं ना, शंट क्षेत्र कुंडली। और RA क्या है, अपना आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध अपना जो ये क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध या आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध, है ना। इसको शंट क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध बोल सकते हैं, है ना। इसको शंट क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं, आर्मेचर कुंडली का प्रतिरोध। ठीक है।
अब इसके बाद में अपन ने और क्या दर्शाए हैं भाई, ये लोड है तो लोड का कुछ प्रतिरोध होगा, तो ये क्या होता आर एल, इसको अपन शो करते हैं। तो यदि आर एल हुआ तो हम इसे क्या बोलेंगे, लोड का प्रतिरोध, लोड या भार इसको हिंदी में बोलते हैं, का प्रतिरोध। इसके बाद में क्या होगा, आई ए, है ना, इसके बाद में क्या होगा, आई ए। तो आइए तो अपने लिख लिए है ना, लिख लेते हैं ना, आई ए का भी लिख लेते हैं। आई ए क्या होती है अपनी, आर्मेचर द्वारा प्रवाहित करंट या धारा। आई एस एच क्या होगी, संट क्षेत्र वाइंडिंग, संट क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा। इसके बाद में एक चीज क्या है अपनी और, लोड करंट, आई एल, ये हो गई लोड करंट, लोड धारा, लोड या भार धारा, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने जो भी दर्शाए हैं, भी लिखे हैं, तो ये भी क्या है, इसे टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, जो हमें टर्मिनल पर प्राप्त होती है, टर्मिनल वोल्टेज, है ना। और इसमें क्या रह गया, और इसमें क्या रह गया, और एक होता है इजी, है ना। तो इजी अपना क्या होगा, इजी का हम यदि उपयोग करते हैं तो इजी आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ या आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ, आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ, तो ये क्या होगी, आई ए इंटू आर ए। तो ये क्या हो जाएगी, इजी बराबर आई ए इंटू आर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अपन क्या क्या ज्ञात करना पड़ता है और कौन कौन से किस चीज को किस सिंबल से दर्शाते हैं। तो हमने ये देख लिया, इसे नोट कर लो। अब इसे नोट करने के बाद में आप कुछ फॉर्मूले में और लिखवा देता हूं, है ना, कुछ फॉर्मूले इसमें इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा और समझ लो, उसके बाद एक साथ नोट कर लेना। दो तीन चीज है, तो 2 से 3 चीज है। ये अपना ये वाला डायग्राम कोई काम का नहीं रहा, अब अपना तो मेनली ये वाला काम का है। तो ये आप देखते हैं अपन, ओम का नियम अपन ने देखे थे, तो ओम के नियम से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहली चीज यदि अपने को ज्ञात करना है, संट फील्ड वाइंडिंग में कितनी करंट आ रही है। संट फील्ड वाइंडिंग में यदि करंट आ रही है तो हम देखेंगे आई एस एच, यदि हमें ज्ञात करना है, आई एस एच यदि हमें ज्ञात करना है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज, प्रेरित ईएमएफ और क्षेत्र कुंडली की हमें जो भी वोल्टेज है इसके स्वरूप पे, तो वो समान होगी। तो हम इसे भी से दर्शा लेते हैं ना, तो टर्मिनल वोल्टेज से हम इसको 100 लिख ले रहे हैं। अब इसके बटे में प्रतिरोध कौन सा आएगा, वोल्टेज के बटे में प्रतिरोध कौन सा आएगा, फील्ड वाइंडिंग का देख रहा है, संट फील्ड वाइंडिंग का, तो हम संट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध लेंगे, आर एस एच। तो यदि हमें कभी बोले कि भाई संट फील्ड जनरेटर है और उसमें फील्ड में कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, संट फील्ड वाइंडिंग में कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, तो हम इस फॉर्मूले से संट फील्ड वाइंडिंग की करंट को ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं। अब यदि हमसे बोला कि ये लोड में यहाँ पे आईएल की मात्रा कितनी है, मैं आईएल कितना मिल रहा है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज ले लेंगे V, और प्रतिरोध कौन सा लेंगे, RL, लोड का प्रतिरोध, है ना। तो इस प्रकार से हमें लोड की गणना कर सकते हैं, लोड करंट की गणना कर सकते हैं कि हमें संट फील्ड जनरेटर में, संट जनरेटर में लोड करंट ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज्ञात कर सकते हैं। एक और करंट कौन सी है अपनी, एक करंट और कौन सी है, आर्मेचर करंट। जब हमें ये करंट मिल गई है और ये संट करंट मिल गई और लोड करंट मिल गई, तो ये किस कहां से निकल रही, आईए से, है ना। कुछ करंट इधर जा रही है, कुछ करंट इधर जा रही है, तो आईएल और आईएसएच संट करंट और लोड करंट किसका, दोनों का योगफल कितने के बराबर होगा, आर्मेचर करंट के बराबर। यदि हमसे कभी बोला जाए इस प्रकार संट फील्ड जनरेटर में, संट जनरेटर में कि आर्मेचर करंट की गणना करो, तो आर्मेचर करंट की गणना अपन कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे अपन ने देखा कि आर्मेचर करंट जो है
कुछ करंट आर्मेचर करंट से कुछ भाग अपन संट फील्ड वाइंडिंग में जा रही है और कुछ भाग अपना लोड करंट में लोड में जा रहा है, तो ये लोड करंट होगी, दोनों का योगफल। तो आर्मेचर करंट बराबर यदि हम बोल देंगे ISH संट फील्ड करंट प्लस लोड करंट, तो इस प्रकार से इस संट जनरेटर में हम आर्मेचर करंट की गणना करेंगे। तो हमें ऐसे बोलेगा संट फील्ड वाइंडिंग में करंट कितनी जा रही है, तो भैया इस फॉर्मूले से निकाल लो, है ना। और लोड करंट कितनी है तो इससे निकाल लो। यदि आर्मेचर करंट बोला है तो आर्मेचर करंट के लिए हम दोनों का योगफल ले लेंगे। यदि हमसे क्वेश्चन में कभी ये बोल दिया कि आर्मेचर करंट की गणना करो, तो आर्मेचर करंट की गणना कैसे करेंगे अपन, क्योंकि हमें आर्मेचर का प्रतिरोध तो हर जगह दिया नहीं होता है ना। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नहीं दिया होता है। यदि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध दिया होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसका प्रतिरोध रख के हम मान निकाल लेते, है ना। यदि आर्मेचर का प्रतिरोध हमें नहीं दिया है तो हम पहले क्या करेंगे, संट फील्ड करंट का हम निकाल लेंगे और लोड करंट की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फार्मूले में मान रख के हम आर्मेचर करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम देखें तो आर्मेचर में जो प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है इजी, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई इसमें, तो संट जनरेटर में होता है आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ, आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ। तो आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ कितनी होती है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इजी बराबर, तो हमारा जितना जनरेटिंग ईएमएफ है ना, तो कुछ हमारा इसमें ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप किसमें, फील्ड कॉइल में, इसमें इसके रेजिस्टेंस के कारण और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो हमारा कुछ ड्रॉप यहाँ पे हो जाता है। तो कितना ड्रॉप होता है, ISH प्लस ये RSH तो इंटू RSH, है ना। तो हम संट के लिए संट बाइंडिंग का प्रतिरोध और संट बाइंडिंग में प्रवाहित करंट हमारे ये दोनों मिलके क्या कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर लेते हैं, प्लस और कहाँ ड्रॉप होता है और क्या होता है इसमें, लॉस होते हैं और क्या होता है, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। जो कार्बन ब्रश अपन यूज करते हैं, ये कार्बन ब्रश, ये भी तो अपना कुछ वोल्टेज, इनका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होता है एक, है ना, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होता है। और क्या होता है, बी टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो ये सबका योगफल क्या हो जाएगा, आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ, क्योंकि जितनी ईएमएफ उत्पन्न होगी और जहां जहां ईएमएफ का वोल्टेज ड्रॉप होगी, जहां वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो उन सब का हम योगफल हम यहाँ पे ले लेंगे, तो वही तो जनरेटिंग ईएमएफ होगी। यदि इतनी ईएमएफ उत्पन्न होगी तब तो इन सभी का योगफल हमारा जनरेटिंग ईएमएफ कहलाएगा, है ना। तो अब कहीं कहीं क्वेश्चन में हमें ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं देता है, लॉसेस भी नहीं देता है, तो हमें किस सूत्र से गणना करनी होती है, किस सूत्र से हम गणना करेंगे भाई, जनरेटिंग या फिर जनरेटिंग ईएमएफ बोलते हैं या फिर प्रेरित ईएमएफ बोलते हैं। तो इजी बराबर क्या हो जाता है, बी प्लस टर्मिनल वोल्टेज, बी से अपन काय से दर्शा रहे हैं, बी को टर्मिनल वोल्टेज से दर्शा रहे हैं ना, तो जितनी टर्मिनल वोल्टेज मिल रही है माइनस हमारा जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, हम बाइंडिंग हमें फील्ड बाइंडिंग का देते हैं, तो हम ISH इंटू RSH देते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक गलती करी है, संट फील्ड जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉप इसका तो जोड़ ली है, लेकिन हमने एक चीज इसमें यहाँ पे एक चीज नहीं जोड़ी है, वो क्या नहीं जोड़ी है, हमने जो आर्मेचर का भी तो कुछ प्रतिरोध होगा, है ना, और उसमें करंट हो रही है, तो आर्मेचर में कुछ करंट होगी IA इंटू RA प्लस, ठीक है, IA इंटू RA, आर्मेचर भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हमने ये नहीं लिखा था, इसको लिख लेंगे। अब हमें कई बार ये संट फील्ड वाइंडिंग दे देगा तो ठीक है,
तो हमें शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दे देगा, तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख देता, प्लस IA इंटू RA भी इसको अपने को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम कंप्लीट ऐसे लिख लेंगे। यदि हमें कहीं पे शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट और रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, तो हम किस फार्मूले से EMF की गणना करेंगे, जनरेटिंग EMF निकालेंगे, V प्लस IA इंटू RA। तो ये वाला जो फॉर्मूला है लास्ट वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कहीं क्वेश्चन में हमें शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दे दिया, करंट दे दी, और हमें आर्मेचर का प्रतिरोध दिया है, लॉसेस दिया है, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप दिया है किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल में, तब हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। यदि ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप और लॉसेस नहीं दिया है, तो हम इस शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और करंट दिया है, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ हमें आर्मेचर के बारे में जानकारी दी गई है, तो हम इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, EMF का मान ज्ञात कर लेंगे। जनरेटिंग EMF का मान इस वैल्यू से, इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम जनरेटिंग EMF की गणना करते हैं। तो आप सब इसको नोट कर लो, है ना, पहले ये सब नोट कर लो, और कुछ पॉइंट मैं बोल देता हूं, आप उसको लिख लेना, है ना। कुछ पॉइंट है जो कि मेरे को लिखवाना जरूरी है, तो आप बिल्कुल इसको लिख लेना, है ना। इसको नोट करने के बाद, इसको नोट कर लो। अब नोट करने के बाद इसका एक चीज और देखते हैं, इसका अपन ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये नोट कर लिया आपने। तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, शंट जनरेटर का जो ग्राफ बनता है जनरेटिंग EMF, टर्मिनल वोल्टेज और लोड को लेके। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, अभी नॉर्मल हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे लेते हैं लोड मतलब भार, है ना। और ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज, इसको ये टर्मिनल वोल्टेज। तो ये टर्मिनल वोल्टेज जो है यहाँ पे, और ये कितना, ये 0 की स्थिति है, तो अपन शून्य भार बोल सकते हैं, शून्य भार मतलब 0 लोड। तो 0 लोड की स्थिति में तो क्या है, यहाँ पे यदि हम कुछ पॉइंट है ऐसे, तो ये मान लो यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 280 है ना, यहाँ पे 240 है, यहाँ पे 230 है। तो इस प्रकार से हमारे इस ग्राफ में हमारे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं, जैसे हमारा जनरेटर जो है, इसकी क्षमता कितनी है वोल्टेज जनरेट करने की, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट हमारी इसकी क्षमता है ना। जनरेटर की कितने EMF उत्पन्न करेगा, कितना जनरेटिंग EMF उत्पन्न करेगा, हमें 250 वोल्ट का यदि जनरेटर यूज कर रहे हैं तो 250 वोल्ट का यूज। हम यदि ज्यादा वोल्टेज का जनरेटर EMF का यूज करेंगे तो उसमें ज्यादा होगा। तो हम मान लो 250 का कर रहे हैं, तो जनरेटिंग इसकी कैपेसिटी है 250 वोल्ट करने की। लेकिन हो क्या रहा है, जब 0 लोड पे है, जब 0 लोड है, हमने ये स्विच ऑन नहीं किया है, जब हमने स्विच को ऑन नहीं किया है, तब क्या होगा, हमें फुल टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी 250 वोल्ट, हमें फुल अपने को मिलेगी 250 वोल्ट 0 लोड पे। क्योंकि हम शंट जनरेटर को 0 लोड पे स्टार्ट करते हैं, पहले जब जनरेटर को बिल्डअप करते हैं उसके बाद में इसमें लोड जोड़ते हैं, है ना। तो हम जब लोड नहीं जोड़ेंगे, ये पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाएगी, 100% एक्साइटेड हो जाएगी, तो ये फ्लक्स उत्पन्न इसकी फुल कैपेसिटी से उत्पन्न करेगी। तो हमें स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, जब 0 लोड पे, तो हमें फुल वोल्टेज मिलेगा। लेकिन क्या होगा, जब फुल वोल्टेज मिलेगा तो इसमें कुछ चीजें होंगी, एक होती है आर्मेचर रिएक्शन, है ना, एक होती है आर्मेचर रिएक्शन,
जिसके कारण वोल्टेज कम होता है। एक होती है, एक क्या होती है अपने पास में, जो आर्मेचर का प्रतिरोध है ना, आर्मेचर का प्रतिरोध है, आर्मेचर में करंट आईए प्रवाहित हो रही है तो उसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसे आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहां पे मान लो ये फुल लोड पे है, जैसे ये 100 केवीए का जनरेटर है या 100 किलोवाट का, 100 किलोवाट का है, तो हमें इसमें 100 किलोवाट ही अपना फुल लोड दे दिया अपन ने, लेकिन अपने को वोल्टेज कितनी मिलनी चाहिए थी, 250 वोल्ट, लेकिन मिल कितनी रही है यहाँ पे 230 वोल्ट, है ना, मिल कितनी रही 230 वोल्ट। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे इतनी जगह में जो है इसको हमने नाम दे दिए बी पॉइंट, और इसको नाम दे दिया अपन ने ए पॉइंट, है ना। तो अब ए और बी का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो यहां मिलना चाहिए था 250 वोल्ट, लेकिन मिल रही कितनी अपने को 245 वोल्ट मान लो, है ना। यहाँ पे 245 वोल्ट यदि लगभग मिल रही है, लगभग, है ना, मानना है अपने को, ये मिल नहीं रही है, लगभग मान लो यहाँ पे 245 वोल्ट यदि मिल रही है, तो ये किसके कारण ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, ये आर्मेचर अपने यहाँ पे किसके कारण ड्रॉप हो रहा है, ये हो रहा है अपना आर्मेचर रिएक्शन के कारण। जो एक होती है पॉइंट है इसको आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज ड्रॉप, रिएक्शन के कारण वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब ये अपने को 245 वोल्ट मिल जा रही थी यहाँ पे, लेकिन इसके बाद में और काई के कारण हो रहा, हमारा आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण ही हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जा रही है। तो जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप। और यदि थोड़ी बहुत और हम लॉसेस को भी एडिट कर दें, लॉस को यदि एडिट कर दें, तो हमें और थोड़ी सी 2 से 3 वोल्ट हमारी क्या हो जाएगा, यहाँ पे और ड्रॉप हो जाएगा। यदि लॉसेस को ड्रॉप कर दे तो इस वाले वार्स को हम क्या बोल सकते हैं, लॉसेस। पॉइंट सी हमारा, यदि पॉइंट सी की बात करें, यदि पॉइंट सी बनाते हैं तो लॉस के कारण, हानि के कारण हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, लॉस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस प्रकार से हमारे ये शंट जनरेटर होता है। तो जो शंट जनरेटर होता है इसके बारे में हमने ग्राफ बनता है, तो ग्राफ बनता है तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनता है, तो इसे आप सब लोग नोट कर लो, बढ़िया, है ना। इसके बाद में कुछ पॉइंट लिख लो, मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, है ना। तो लिखो, फिर इसमें नोट कर लिया ना। अब लिखो इसमें, बहे डीसी जनरेटर, बहे डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग, बाय डीसी जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, शंट जनरेटर कहलाता है, शंट जनरेटर कहलाता है। जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है वह कौन सा जनरेटर कहलाता है, शंट जनरेटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है या उच्च रखते हैं या अधिक रखते हैं, यह 50 ओम से 250 ओम तक होता है, यह 50 ओम से 250 ओम तक होता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, शंट जनरेटर को, शंट जनरेटर को पहले बिल्डअप करते हैं, मतलब बिल्डअप मतलब तैयार करना, है ना। शंट जनरेटर को पहले बिल्डअप करते हैं, फिर उस पर लोड जोड़ते हैं, उस पर लोड जोड़ते हैं।
ठीक है, शंट जनरेटर के बारे में आज इतना ही देखते हैं। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे सीरीज जनरेटर के बारे में, और सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने शंट जनरेटर के बारे में पढ़ा है, और कल हम एक चीज और करेंगे। जो शंट जनरेटर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना, शंट जनरेटर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। एक दो तीन क्वेश्चन देखेंगे कि वो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोड करंट की मान निकालेंगे, आर्मेचर ड्रॉप निकालेंगे, है ना, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, और क्या है अपना शंट फील्ड वाइंडिंग में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इस प्रकार से यदि जो भी क्वेश्चन में हमें से पूछते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हम इसके देखेंगे, ताकि हमको न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आए तो वो भी हमसे आसानी से बन जाए, है ना। तो कुछ फॉर्मूले हमने नोट करवा दिए थे लोड करंट के, आर्मेचर करंट कैसे निकालते हैं, है ना, जनरेटिंग ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो जनरेटिंग ईएमएफ इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। जनरेटिंग ईएमएफ यदि बोलेगा कभी भी शंट जनरेटर में जनरेटिंग ईएमएफ बोलेगा तो वोल्टेज प्लस IA इंटू RA मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसके अलावा जहां जहां वोल्टेज ड्रॉप होता है यदि क्वेश्चन में दिया होगा तो हम जनरेटिंग ईएमएफ में उसमें यहाँ पे ऐड कर लेंगे, है ना, तो हमारा जनरेटिंग ईएमएफ की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज आज शंट जनरेटर में देखी है। कल इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे सीरीज जनरेटर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। एक चीज और अपना चैनल जो है श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास नाम से अपना ये चैनल चल रहा है। तो इसका जो चैनल में अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका फायदा सभी को होना चाहिए। इसमें बिल्कुल फ्री क्लास है। तो इसके अलावा अपन अपना एक काम ये है कि जो तैयारी कर रहा है उस बंदे के पास तक अपना ये वीडियो पहुंच जाए, है ना, अपना चैनल पहुंच जाए, अपना वीडियो पहुंच जाए, तो अपने पढ़ाना कम कोई मतलब निकलेगा, है ना। तो जो तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाए। यदि आपके काम का नहीं है तो किसी जिसके काम का है उसके पास तक पहुंचा दे, शेयर कर दे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ तो नुकसान है नहीं है ना, तो फायदे की चीज है, कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप ITI में हो तो ITI वाले को उनको भी बड़ी काम की चीज है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन बेस पे तो वो उनके लिए भी है। एक सभी इसमें सिलेबस तो सेम ही होता है ना, थ्योरी तो बेसिक थ्योरी तो सेम होती है, तो ये सभी के काम की चीज है ना। इसमें अपन पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में।